आने वाले हर मरीज मुझे बताते हैं कि उनको ऐसा बताया गया था कि एटीजी का जो ट्रीटमेंट होगा वो 8 लाख से 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए लगेगा। ये सरकारी अस्पताल की मैं बात कर रहा हूँ, पीजीआई और एम्स में इतना लगता है। और जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात है वो 25 लाख से 40 लाख रुपए लगते हैं। एक साधारण परिवार का व्यक्ति कैसे कर सकता है? हर कोई यही बात करता है कि वो अपना घर बेच देगा, मकान बेच देगा, गहने बेच देगा या लोन पर पैसे ले लेगा उधार ब्याज पर। लेकिन ब्याज पर ले लेने के बाद भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी नहीं ठीक होगा, तब क्या करेगा? मेरे पास एटीजी लगवा करके भी लोग आते हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा के भी लोग आते हैं। एटीजी के बाद भी उनको कोई रिजल्ट नहीं है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद भी रिजल्ट नहीं है। तब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? और नया जमीन कहाँ से लाएंगे बेचने के लिए, और नए घर कहाँ से लाएंगे बेचने के लिए? आखिर उसको घर तो चाहिए रहने के लिए और खाने के लिए भी पैसे तो चाहिए। उस परिवार पर क्या गुजरती होगी, ये मेरा दुख है। मेरा दुख ये नहीं है कि मैं मेरी तारीफ सुनना चाहता हूँ, मेरी बड़ाई सुनना चाहता हूँ। मेरा दुख ये है कि ऐसी जटिल बीमारी से जो लोग पीड़ित हैं, आखिर वो कहाँ जाए, क्या करें? आज रोज बड़े बड़े सेमिनार होते हैं कैंसर के लिए। कैंसर के लिए कीमोथेरापी होता है 6 साइकिल, रेडियोथेरापी होती है 30 साइकिल और ऑपरेशन हो जाता है। कुल मिला के 10, 12, 15 लाख में उसका कैंसर में 5 साल के लिए तो आराम मिल ही जाता है। लेकिन अप्लास्टिक एनीमिया ऐसी बीमारी है, हर हफ्ते उसको ब्लड चढ़ाना है। ब्लड चढ़ाने के लिए अस्पताल में भर्ती होना है। अस्पताल में भर्ती होने के लिए एक बार ब्लड चढ़ाने का जो नॉर्मल खर्च आता है वो 10 से 15 हजार रुपए आता है। 10 से 15 हजार रुपए हर हफ्ते अगर वो ब्लड चढ़ाने में लगाएगा, इतना ब्लड कहाँ से आएगा, इतना पैसा कहाँ से आएगा? क्यों ना हम उसके लिए कोई होम्योपैथी से ट्रीटमेंट ढूंढे। हमने जैसे जैसे इसमें काम करना चालू किया, रिजल्ट मिलते चले गए। और ऐसे लोग जिनको दूसरे चिकित्सकों ने बोला था कि 6 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेंगे, वो आज 6 साल हो गया पूरी तरह से नॉर्मल है। न उनको एलोपैथिक दवाई लेनी पड़ रही, ना होम्योपैथिक दवाई लेनी पड़ रही है। किसी भी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है और पूरी तरह से वो नॉर्मल है। वो आज भी मेरे कॉन्टैक्ट में है, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे हमारा कॉन्टैक्ट नहीं है। तो ऐसी जटिल बीमारी के लिए हम क्या करें, जिसके लक्षणों की अगर मैं बात करूँ कि आप लक्षण देख रहे हैं, कितने भयावह लक्षण हैं। गम से ब्लीडिंग, आई से ब्लीडिंग, नोज से ब्लीडिंग, यूरिन में ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, स्टूल में ब्लीडिंग। मतलब कैसे वो जिंदा रहेगा व्यक्ति? हर दिन उसको ब्लीडिंग होता है। हर सवेरे वो उठता है तो डरा हुआ उठता है कि मुंह से ब्लीडिंग हो जाएगी। रात में नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, घबराहट होती है। परिवार के लोग साथ नहीं देते हैं। कई लोग तो मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि उनके परिवार के लोग बोलते हैं कि हम इतना पैसा कहाँ से लाएं, इस तरह से जीने से अच्छा है कि तू मर जा। मतलब इतनी गंभीर समस्या और उसका कोई समाधान नहीं है। कुछ तो होगा। हमारे पास होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है। हम कोशिश करते हैं कि ये जहां से भी ब्लीडिंग हो रही है, हम सबसे पहले उस ब्लीडिंग को रोकें। जो पेशेंट आते हैं वो हमसे एक ही प्रश्न पूछते हैं। सभी पेशेंट का एक ही प्रश्न रहता है कि डॉक्टर साहब हम कितने दिन में ठीक हो जाएंगे, हमारा ब्लड चढ़ाना कितने दिन में रुक जाएगा। अभी डॉक्टर सुष्मिता मुखर्जी बात कर रही थी कि हर मरीज अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करता है। हर मरीज की बीमारी अलग अलग तरीके से होती है, उसकी परेशानी अलग अलग तरीके से होती है और उसको दवाइयाँ भी अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्ड करती है। उसी तरीके से होम्योपैथी भी है। होम्योपैथी तो और इंडिविजुअलाइजेशन पर फोकस्ड है। एक व्यक्ति को 5 दिन में आराम आ जाता है, एक व्यक्ति को 5 महीने में आराम आता है और एक व्यक्ति को 1.5 साल लगता है आराम लगने को। इतनी जटिल बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं है, उसके लिए भी लोग हमसे समय पूछते हैं कि कितने दिन में ठीक हो जाएगी। हम उनको बोलते हैं कि भैया समय हम नहीं बताते, वो ज्योतिषियों का काम है। हम तो दवाई देते हैं क्योंकि हम डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, तो हम केवल दवाई दे सकते हैं। रिजल्ट भी आपके शरीर पे ही निर्भर है। आप अगर ध्यान रखेंगे, ब्लीडिंग हो रही है तो आप तुरंत मुझसे बात करिए। हमारे पास खूब अच्छी दवाइयाँ हैं। हमारी एक स्टूडेंट ने जो पीपीटी बनाया है, अभी हम उस पर भी बात कर रहे हैं। अलग अलग तरह की जो ब्लीडिंग हो रही है, जैसे नेजल ब्लीडिंग है, उसके लिए हमारे पास अलग दवाई है। आँख से ब्लड आ रहा है, उसके लिए अलग से दवाई है। गम से ब्लीडिंग हो रही है, उसके लिए अलग से दवाई है। यूरिन में ब्लड आ रहा है, उसके लिए अलग से दवाई है। प्रोफ्यूज मेंस्ट्रुएशन है, उसके लिए अलग से दवाई है। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उसका ब्लीडिंग रुक जाए, क्योंकि ब्लीडिंग रोकना ही सबसे कठिन काम है। अगर उसका प्लेटलेट कम है, 5000, 10000, 15000, मेरे पास तो 1000, 2000 और 800, 500 प्लेटलेट लेकर के मरीज आते हैं। अब किसी का 5000 या 10000 प्लेटलेट है तो उसकी ब्लीडिंग हम कैसे रोक सकते हैं? प्लेटलेट नॉर्मल लिमिट जो है, लोअर लिमिट जो है वो 1.5 लाख है। 1.5 लाख हमारे शरीर में होना चाहिए।
उससे कम हो जाता है 50,000 से जैसे ही कम होता है तो ब्लीडिंग हो सकती है, तो हम होम्योपैथिक दवाई देते हैं, उससे सबसे पहले ब्लीडिंग रुकती है। ब्लीडिंग रुकने के बाद धीरे धीरे प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ने लगती है, धीरे धीरे हीमोग्लोबिन बढ़ने लगता है, तब हमको लगता है कि कहीं न कहीं बोन मैरो हमारी दवाइयों को रिस्पॉन्ड करने लग गया और धीरे धीरे मरीज में काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं। जैसे अभी पाल साहब को देखा ना, जब पहली बार आए थे तो एकदम चेहरा पीला सा था, बीमार सा लग रहे थे, डरे हुए लग रहे थे, इतना उत्साह, इतना मतलब वो जो तो मैंने 6 महीने बाद ही आज देखा उनके उसमें, मतलब चेहरे में ऐसा परिवर्तन आ गया कि अब वो बीमार लगते ही नहीं है। तो उस चीज को हासिल करना कोई ड्यूरेशन नहीं बता सकता, कोई ऐसा ड्यूरेशन नहीं है कि फिक्स ड्यूरेशन है कि मैं बता दूं कि ये 2 महीने दवाई खाओ, या हमने कोई पैकेज नहीं बना रखा है, हमने किसी प्रकार का रिसेप्शन नहीं बना रखा है, हमने आते से ही मरीजों को कोई 2 लाख 5 लाख रुपए जमा नहीं कराते हैं। जो उसको मेडिसिन लगता है, जो उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर होता है, हम केवल वही एडवाइस करते हैं और साथ में एडवाइस करते हैं उसको खान पान का तरीका, साथ में एडवाइस करते हैं उसको बचाव के तरीके। जैसे अभी विपिन ने बताया, हम सबको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, हमारा टिश्यू लेवल पे ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो हमको कमजोरी आएगी, थकान आएगी, ब्रीथलेसनेस आएगा। तो हमको हमारे शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बना करके रखना है, इंस्पाइट ऑफ कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, जो कि सारा किताबों से संभव नहीं है। उसके लिए आपको विशेषज्ञ डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो आइए एक देखते हैं नजर कि अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है। अप्लास्टिक एनीमिया एक बहुत ही गंभीर तरह की समस्या है, जिसमें बोन में, तो मुझे लगता है पांडे जी सो गए हैं या मेरे लेक्चर में लीन हो गए हैं। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट बोलूँगा लेक्चर। Aplastic anemia develops when damage occurs to your bone marrow. Bone marrow क्या करता है? हमारे शरीर में ब्लड का उत्पादन करता है, ब्लड सेल्स का उत्पादन करता है। हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी कम हो जाता है शरीर में, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है। अगर हीमोग्लोबिन के साथ साथ हीमोग्लोबिन प्लेटलेट कम हो गया तो अप्लास्टिक एनीमिया हो गया। अगर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट तीनों कम हो गए तो उसको हम पैनसाइटोपेनिया बोलते हैं। इसी तरीके के अन्य जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें आईटीपी है, एमडीएस है, माइलोडिस्प्लास्टिक सिंड्रोम या इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। कई सारे पेशेंट्स आते हैं, वो सिनोनिम्स पढ़ करके आते हैं, मुझसे फोन पर पूछते हैं कि सर हमको एमडीएस हो गया है, इसका ट्रीटमेंट है आपके पास? हमको आईटीपी हो गया है, इसका ट्रीटमेंट है आपके पास? मतलब पेशेंट्स जो है वो डॉक्टर की भाषा में बोलता है, अपनी परेशानी बतानी चाहिए कि हमको ये परेशानी हो रही है, इसका हमको इलाज कराना है, वो हमसे ही इलाज पूछते हैं। और जो कारण है उसमें सबसे कॉमन जो कारण है कि कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी या कुछ टॉक्सिक ड्रग सब्सटेंसेस। लोग देश में कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी मेडिकल स्टोर में जाए, उससे दवाई मांगे, वो दे देगा, खा लेते हैं, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं ये किसी को नहीं पता है। इसी तरीके से लोग पेन किलर इस तरीके से खाते हैं, जैसे चना रेवड़ी खाते हैं अपने यहाँ, वैसा पेन किलर खाते हैं। बड़े दिन भर थकान आई तो रात को पेन किलर खा लिया, बड़े थोड़ा सा बुखार जैसा हरारत लग रही थी तो हमने बुखार उतारने की दवाई खा लिया। अरे बुखार उतारने की दवाई आप ऐसे खा ले रहे हो, मतलब क्या है, वो कोई बादाम थोड़ी है कि ऐसे खा ले रहे हो। मेरे पास युवा वर्ग आता है दिल्ली, बोले बिहार से हम दिल्ली आए थे पढ़ने के लिए, पढ़ने में क्या है कि टाइम नहीं मिलता था ना सर, 10-10 घंटे कोचिंग रहती थी, तो हम कुछ भी जो मिलता था वो खा लेते थे। ये आपको पढ़ाई करना है, बोले आईएएस पीसीएस की तैयारी करने आए थे और उनको अप्लास्टिक एनीमिया हो गई। आपने खाने का ध्यान नहीं रखा, कुछ भी खा लेंगे तो ऐसे शरीर कितना दिन तक चलेगा। तो आपको रेडियोथेरापी, कीमोथेरापी के बाद अप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो सकता है, टॉक्सिक केमिकल्स यूज के कारण हो सकता है, कुछ ड्रग्स के कारण हो सकते हैं, अननोन रीजंस हैं, कुछ इन्फेक्शन के कारण हो सकते हैं। ये सारे पॉसिबल रीजंस थे। सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे जो कॉमन सिम्टम्स है वो है फटीग, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रैपिड या इरेगुलर हार्ट बीट। नेक्स्ट उस पे देखो, मुझे then paleness of skin, frequent या prolonged infection, unexplained bruising या nose bleeding, profuse menstrual bleeding, skin rashes, dizziness और headache। ये जो सिम्टम्स हैं ये इतने कॉमन सिम्टम्स हैं
कि लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये अप्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारी के सिम्टम्स हो सकते हैं। मेरे पास पेरेंट्स लेकर के आते हैं, उनके बच्चे यंग हैं, भले वो स्कूल गया था, स्कूल साइकिल चला करके गया था, आते हुए साइकिल से गिर गया तो उसको ब्लीडिंग होने लग गया। हम डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने इसका सीबीसी जांच कराया तो पता चला उसका हीमोग्लोबिन 3.6 ग्राम है। 3.6 ग्राम हीमोग्लोबिन एक दिन में तो नहीं हो जाएगा, एक बार ब्लीडिंग होने से तो नहीं हो जाएगा। उसको बीमारी 4 महीने 6 महीने साल भर 1.5 साल पहले से नहीं होगी। उसको सिम्टम्स रहा होगा, उसने कंप्लेन किया होगा पेरेंट्स को, लेकिन पेरेंट्स को क्या पता कि ये उसकी अप्लास्टिक एनीमिया जैसी बीमारी का कारण बन सकता है। तो पेरेंट्स उसका जांच ही नहीं कराते या कोई भी काम चलाओ पास के डॉक्टर को दिखा देते हैं। इस तरीके का हमको लापरवाही नहीं करना चाहिए। हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमको हमारा रूटीन का काम करते हुए अगर थकान जरूरत से ज्यादा महसूस हो रही है, जो सीढ़ी हम रोज चढ़ते थे अगर वही सीढ़ी चढ़ते हुए अब हमको कमजोरी लग रही है, थकान लग रही है या ब्रीथलेसनेस लग रही है, तो हमको डॉक्टर को मिलना चाहिए या हमको इन्वेस्टिगेशन करा करके देखना चाहिए। और क्या क्या हो सकता है? ओरल पेडिग्री हो सकती है, जिंजीवाइवल हाइपरप्लेजिया हो सकता है। उसके लिए हमारे पास विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, वो जिंजीवाइवल ब्रीडिंग पे बात करेंगे तो मेरा टॉपिक नहीं है। बाकी अल्सरेशन हो सकते हैं ओरल म्यूकोसा में या फेरिंक्स में हो सकता है। इसका और क्या कनेक्शंस हो सकता है बीमारियों से? जिनको लीवर के डिसऑर्डर्स है, कई सारे लोग सिरोसिस ऑफ लीवर से पीड़ित होते हैं, बाद में उनको अप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। कई सारे लोग प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होते हैं, उनको अप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। कई सारे लोग ब्रेस्ट का कैंसर ऑपरेट करा देते हैं, कीमोथेरेपी करा लेते हैं, उसके बाद उनको कैंसर हो के बाद अप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी रेयर डिसऑर्डर्स हैं जिसके कारण अप्लास्टिक एनीमिया डेवलप हो जाता है। एक पीएनएच है जिसमें नॉक्चुरल हीमोग्लोबिनुरिया हो जाता है। तो कोई भी बीमारी हो, होम्योपैथिक तरीके से हम उसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। पीएनएच, देन उसी का अनदर टाइप है फैटोनिक एनीमिया। अगर मैं रिस्क फैक्टर की बात करूं तो कुछ ऐसे ड्रग और केमिकल हैं। अगर मैं केमिकल की बात करूंगा तो सब लोग डर जाएंगे, क्योंकि हर कोई वही बात करता है, बोले लौकी मत खाना, उसमें केमिकल का इंजेक्शन लगा हुआ है। गाय का भैंस का दूध नहीं पीना, वो केमिकल के इंजेक्शन से आ रहा है। पालक नहीं खाना, वो खाद और केमिकल से उगाया जा रहा है। तो इस तरीके से तो हम डर डर के ही मर जाएंगे। सब चीज में केमिकल है, हर चीज केमिकल रहित है। वही केमिकल किसी को अच्छा सूट हो जाता है, किसी को नुकसान कर देता है। तो रिस्क फैक्टर में सबसे ज्यादा जो है वो हमारा जो केमिकल जनित चीजें हैं वो हो जाती है। देन सर्टेन ब्लड डिसीजेस है, देन हमारी कोई प्रेगनेंसी डिसऑर्डर्स है उसमें हो सकता है, कोई जेनेटिक्स बीमारियां हैं उसमें हो सकती है। सो इस तरीके से अप्लास्टिक एनीमिया प्रोग्रेसिवली ग्रेजुअली शरीर में डेवलप होता रहता है और लोगों को पता नहीं चलता है। जब तक पता चलता है तब तक देर हो जाती है। उसी लिए हमने ये अप्लास्टिक एनीमिया का इस तरीके से सेमिनार ऑर्गेनाइज किया। हमने विशेषज्ञों को बुलाया और लोगों से अलग अलग जो कारण है उसके बारे में भी जानकारी देने की कोशिश किया। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट में क्या है? होम्योपैथी में सबसे ज्यादा तो एंटी हेमोरेजिक मेडिसिन, ऐसी दवाइयाँ जो शरीर में ब्लड बहने से रोक सकती हैं, वो दवाइयाँ हैं हाइमामिलीज, फास्फोरस, ट्रिलियम पेंडुलम, चाइना जिसको सिंकोना पार्क भी बोलते हैं। ये सारी दवाइयाँ ब्लीडिंग रोकती हैं। इसी तरीके से अगर हमको कफ में, खांसी में खून आ रहा है तो उसके लिए इपिकाक है, ब्रेनिया अल्बा है। उसी तरीके से अगर बार बार इन्फेक्शन हो जा रहा है, हमारा इम्यूनिटी कमजोर है, तो उसके लिए आर्सेनिक एल्बम है। अगर हमको बहुत ज़्यादा वीकनेस है, फीवर है, उसके लिए बॉडी एक है, बोन पेन है, उसके लिए इपिटोरियम परफोरेटम है। इसके अलावा कैलकेरिया फास है, फेरम फास है, फेरमेट है। हम लोग जो स्पेशली मेडिसिन यूज करते हैं वो हम 50 मिलीस्मोल पोटेंसी का दवाई यहाँ खुद प्रिपेयर करते हैं और मरीज के अनुसार, अलग अलग मरीज के अनुसार उसके सिम्टम्स के आधार पर और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उनको दवाई देते हैं, जिससे हमको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पहचान के लोग या आपके जानने वालों को किसी को भी अप्लास्टिक एनीमिया या एनीमिया से रिलेटेड बीमारी है या उसको बहुत प्रोलॉन्ग मेंसेस है या नाक से ब्लीडिंग आ रही है, तो उनको आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए सलाह दें।
होम्योपैथी बिल्कुल हानि रहित है। हमने दवाइयों को यहाँ RRCAT सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है उसमें टेस्ट कराया। होम्योपैथी मेडिसिन सेफर देन वाटर, कोई भी व्यक्ति ले सकता है, किसी भी अन्य दवाई के साथ ले सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में एम्स और PGI में मरीज भर्ती होते हैं, वहाँ के ICU में भी एडमिट होते हैं और हमारे यहाँ से दवाई लेकर के जाते हैं और वहाँ से डिस्चार्ज होकर के कुछ दिन बाद आ जाते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि आप किसी अन्य दवाई के साथ होम्योपैथिक दवाई नहीं ले सकते हैं। दूसरी बात मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि प्याज, लहसुन, अदरक, इलायची, लौंग, स्प्रे, सिगरेट, काफ़ी, ये सब से दवाई को कोई नुकसान नहीं होता है। आप इन सब के साथ भी होम्योपैथिक दवाई ले सकते हैं। हाँ, रही बात ये कि आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा काफ़ी ले रहे हैं तो काफ़ी कम पीजिए। आप बहुत ज़्यादा अगर अल्कोहल ले रहे हैं, सिगरेट ले रहे हैं तो उस चीज़ों का सेवन न करें, उससे आपका शरीर कमज़ोर होता है। तो हमको ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे शरीर पर उसका दुष्परिणाम हो। हमें ऐसी चीज़ों का सेवन करना चाहिए जिसके खाने से हमारा ब्लड बढ़ता है, जैसा कि नेहा जी ने हमको अभी बताया था। तो आप सभी लोगों ने हमको सुना, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ।